Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से महिंद्रा के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, एसटी नंबर 49 है, जीएस का है और ये स्टेट का है एसटी। आज हम स्टेट की एसटी 49 को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से हम आज डिस्कशन भी करेंगे और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते भी चलेंगे आपके सामने। तो आइए देखते हैं, हमारा जो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इस समय आ चुका है जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। सन 1974 है, 1975 है, 1976 है या 1977 है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो आप सबको बताना है या देखना है क्या है करेक्ट आंसर। आपने एसटी में किया होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1974 है। तो फर्स्ट सही है। आइए समझें। अगर हम देखते हैं यूपी, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वन निगम, वन निगम मतलब उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट निगम की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट निगम की जो स्थापना हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1974 में, 1974 के समय। ये 1974 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है 1974। तो आप सबके सामने जो करेक्ट आंसर दिख रहा है आप सभी को वो क्या है? 1974 है। तो बच्चों मुझे क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश वन निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर कहें सर्वाधिक जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो सोनभद्र का है, सोनभद्र का क्षेत्र है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? हमारा अगला प्रश्न कहता है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल लोकेटेड। प्रश्न है बीरबल साहानी पुरा विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। अब देखो, बीरबल साहानी पुरा विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है। ऑप्शन है झांसी है, आगरा है, कानपुर है या लखनऊ है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। तो आइए देखें, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान ये जो है ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है सिकंदराबाद चौराहे से निकट, ठीक, लखनऊ शहर में ये स्थित है, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? लखनऊ है। ये लखनऊ पे है। ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर है? लखनऊ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये डी वाला है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है सोनभद्र है, संत रविदास नगर है, प्रतापगढ़ है या लखीमपुर खीरी है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र या प्रतिशत क्षेत्र जो है वो किस जिले में है। सोनभद्र में है, संत रविदास नगर में है, प्रतापगढ़ में है या लखीमपुर खीरी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? सोनभद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। अभी जैसे कि पहले पहले आपको एक बार बताया भी, आइए एक बार हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के मैप को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप को देखने के बाद में यह चीज़ें जो है थोड़ा और आपको स्पष्टतः क्लियर होंगी, तो समझ में आपको और उचित तरीके से जो है ये आएगा। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा ये क्लियर हो जाए तो और भी उचित है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है।
ऐसे मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और अगर हम ये कहें तो ये जो क्षेत्र है ये है सोनभद्र, ये है सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक वन आच्छादित या प्रतिशत वन क्षेत्र है, प्रतिशत वन क्षेत्र है। इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो मिलेंगी। तो यहाँ पर है सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र एक साइड में बिहार से अटैच है, एक साइड में झारखंड से जुड़ा है, एक साइड में छत्तीसगढ़ से और एक साइड में मध्य प्रदेश से। तो इतने जगहों से जो है ये क्या है, इसका जुड़ाव है या ये अंकित है। तो आप इस तरह से इसको देख पाएंगे, इस तरह से आप इसको जान पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सोनभद्र है। अन्य सभी आंसर क्या है, वो गलत है। ठीक है, अन्य सभी क्या है, वो उत्तर क्या है, वो गलत है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सुर सरोवर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है सोनभद्र है, आगरा है, संत रविदास नगर है या चंदौली है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा नगर क्षेत्र है जहाँ पे सुर सरोवर अभ्यारण्य जो है वो विद्यमान है। आपके ऑप्शन है सोनभद्र है, आगरा है, संत रविदास नगर है या चंदौली है। तो आइए देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आगरा है। क्या करेक्ट आंसर है इसका, आगरा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बच्चों एक बार बताया है, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, दिमाग में भूलना नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सुर सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है, आगरा में है। सुर सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है, आगरा में है। अच्छा, जैसे अगर कभी मान लीजिए पूछा जाए आपसे पटना पक्षी विहार कहाँ है, पटना पक्षी विहार ऐसे अगर पूछे तो पटना पक्षी विहार कहाँ बताएंगे, एटा जिले में है। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए आपसे अगला कोई प्रश्न पूछा जाए, अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगला कोई प्रश्न आ जाए, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है। तो आप क्या उत्तर देंगे, नवाबगंज पक्षी विहार की कभी बात की जाए तो आप बताएंगे उन्नाव में है, उन्नाव में है। इस तरह से। ठीक है, जैसे कभी समसपुर पूछा जाए तो आप रायबरेली बताएं। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे सुर सरोवर की बात की गई है तो आगरा, आगरा जो है वो क्या है, एकदम सही है। आगरा जो है वो क्या है, एकदम सही है। तो इस तरह करके कोई पक्षी विहार है, कोई अभ्यारण्य क्षेत्र है, इस तरह से। जैसे अब सिंपल एक और अगर देख लें हम, हमारे यहाँ जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कभी आ जाए, मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इसको लखीमपुर में बताएंगे, लखीमपुर खीरी में। तो ऐसे करके बहुत से प्रश्न होते हैं जो अलग अलग जगहों पर पूछे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर आते हैं, और उम्मीद है कि हम उन्हें बताएं और या उन्हें हम क्लियर कर पाए। तो उम्मीद है या धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। अगला क्या है, अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज लोकेटेड इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बखीरा है, सरिस सरसई नवार है या टर्टल सेंचुरी है। तो निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जो है वो इटावा जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए, सरसई नवार वेटलैंड जो है ये पड़ता है, अगर मैं कहूँ सरसई सरसई नवार नवार, ठीक है, आर्द्र भूमि, सरसई नवार आर्द्र भूमि जो है
ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इटावा जिले में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इटावा जिले में। तो इटावा जिले में ये सॉरी इटावा जिले में ये पड़ता है और ये वहां पे क्या है? विद्यमान है। इस तरह की चीजें कभी कभार जो है पूछी जाती हैं, चीजें आती हैं और इम्पोर्टेंट है। जैसे चंद्रप्रभा आप देख रहे हैं, चंदौली क्षेत्र में स्थित है। बखीरा देख रहे हैं, बखीरा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। टर्टल की बात करते हैं, लखनऊ क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो आइए अब हम देखें हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में हुई है? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई है? 1958 में हुई है, 1952 में हुई है, 1954 में हुई है या 1962 में हुई है? किस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई है? 1958, 1952, 1954, 1962। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1958 में हुआ था। क्या है? 1958। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1958। 1958 ईस्वी में 58 ईस्वी में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई है। तो ये बिल्कुल जो है इसका इस तरह से एकदम ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बॉक्साइट मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है सोनभद्र है, हमीरपुर है, चंदौली है या बांदा है। बॉक्साइट अगर मैं कहूँ तो चूंकि बॉक्साइट का आप फॉर्मूला भी जानते हैं आप सभी, AlOH का होल ट्वाइस है .2H2O है। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्साइट का फॉर्मूला जानते हैं, ये है। तो अब ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है सोनभद्र, हमीरपुर, चंदौली या बांदा। चूंकि माइन का जो हमारे यहाँ एरिया है वो अगर हम कहें तो बघेलखंड का क्षेत्र होता है, जैसे कि सोनभद्र का रीजन है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसका जो रीजन है लेकिन वो बांदा क्षेत्र है। कहाँ पर है? बांदा क्षेत्र है। तो बांदा के क्षेत्र में है, चित्रकूट, बांदा, करवी, झांसी जो कहें बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस क्षेत्र में है ये। ठीक है, बांदा क्षेत्र। ठीक है, और बांदा जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। क्या है? बुंदेलखंड, ना कि बघेलखंड। ये जबकि ज़्यादातर जो हमारी माइन है, ज़्यादातर जो हमारी खाने अगर कहें तो खानों का क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? सोनभद्र। लेकिन बॉक्साइट का क्षेत्र कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा ये बांदा में। तो बांदा में मिलता है आपको बॉक्साइट का क्षेत्र। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट मीन्स AlOH का होल ट्वाइस .2H2O। बॉक्साइट एल्युमिनियम एस के रूप में रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बांदा का क्षेत्र है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ Respire Living Science, which city of Uttar Pradesh have been included in the 10 most polluted city? रिस्पर लिविंग साइंस के रिपोर्ट के अनुसार, रिस्पायर लिविंग साइंस के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा या सभी।
गाजियाबाद है, मेरठ है, नोएडा है या सभी हैं? सबसे ज़्यादा 10 प्रदूषित शहरों में रिस्पायर लिविंग साइंस के रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो लगभग सभी सही हैं। गाजियाबाद भी पोल्यूटेड है, मेरठ भी है और नोएडा भी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ गाजियाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इसके बाद में मेरठ, ठीक है, आगरा, आगरा के बाद कहें मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हमीरपुर, ये जो हैं ज़्यादातर पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। पोल्यूटेड सिटीज़ में ये काउंट होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हैज़ अनाउंस टू गिव द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर ईयर 2022 टू हाउ मैनी पीपल्स। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2022 में बाल साहित्य पुरस्कार में कितने लोगों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 9 बालकों को या 9 बाल साहित्यों को, 7 व्यक्तियों को, 6 बालकों को या 7 को या 5 को। कितने लोगों को? 9, 7, 6, 5, क्या सही आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 बाल साहित्य को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो कार्यालय ये लखनऊ में है बच्चों। ये कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में कहाँ पर है? ये हजरतगंज में है। और इन्होंने बाल साहित्य में 7 बाल साहित्यकों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो कितने लोगों घोषणा की है? 7 लोगों को यह घोषणा की है। 7 व्यक्तियों को इस तरह से घोषित किया गया है। तो 7 व्यक्ति जो हैं इस तरह से अंकित होंगे, इस तरह से लोग होंगे। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, इन विच सिटी हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र माने स्टेट कैपिटल रीजन, शॉर्ट में जैसे आप दिल्ली सेंटर को पढ़ते थे, जैसे केंद्र में आप पढ़ते थे एनसीआर, उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ एक और स्टेट बनेगा एससीआर। एससीआर का मतलब हो गया स्टेट सेंट्रल रीजन। स्टेट सेंट्रल रीजन कहलाता है हमारा एससीआर, ये कहलाता है। जैसे ये कहलाता है नेशनल कैपिटल रीजन, ये क्या कहलाता है? नेशनल कैपिटल रीजन, ये कहलाता है एनसीआर और ये कहलाता है एससीआर। ये तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है या जीबी नगर है, माने गौतम बुद्ध नगर है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ये आपको अंकित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ है। क्या है? ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया या सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एससीआर सिटी में विकास प्राधिकरण के लिए लखनऊ को जो है इसमें कैपिटल रीजन के तौर पे सेंट्रल पे अथॉरिटी डेवलपमेंट के लिए रखा है। तो मेन जो हमारा सिटी है वो क्या है? जो हमारा मेन सिटी है
वो लखनऊ का सिटी है। मेन सिटी हमारा क्या है, लखनऊ का सिटी है, सो लखनऊ का सिटी ही आपका प्रमुख होगा इसमें। अभी अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ स्टार्टेड अ स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेन। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर। भाई तो यहाँ पे ध्यान दें, क्या है, कह रहे हैं कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण मीन्स आ स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज, स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज के लिए कौन से लोकेशन को इन्होंने डिसाइड किया है, गोरखपुर को किया है, बनारस को किया है, लखनऊ को किया है या गौतम बुद्ध नगर को किया है। तो इसका जो सही है वो है गोरखपुर सिटी। क्या है, गोरखपुर सिटी। क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों तो गोरखपुर जो है एक एक तराई का क्षेत्र है, और गोरखपुर जो तराई का क्षेत्र है वहाँ आप क्या देखते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोगों को एक मानसिक ज्वर होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, जिसे इंटेफ्लाइटिस कहा जाता है। और जो मानसिक ज्वर है इस पे कंट्रोल पाने के लिए, इस पे नियंत्रण करने के लिए, लोगों को इससे इसकी मौत ना हो, इससे लोग बचाव कर सकें, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का संचारी अभियान चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और ये कहाँ से प्रारंभ किया गया है, यह गोरखपुर से प्रारंभ किया गया है। तो गोरखपुर से ही यह स्कीम जो है डेवलप की गई है और उसको आगे बढ़ाने की बात कही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज यूरेनियम फाउंड। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, हमीरपुर में, मिर्जापुर में, बांदा में या ललितपुर में। तो आइए देखते हैं इसका क्या सही उत्तर है। अगर हम समझें इसका जो सही उत्तर है तो वो है ललितपुर। तो आइए मित्रों एक बार मैं आपको दिखाऊं मैप के अकॉर्डिंग कि कहाँ पड़ेगा ललितपुर का क्षेत्र। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का ये इस तरह से मैप है। ऐसे करके ये कुछ उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हैं। ऐसे ये उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है ये। और यहाँ पे ये जो 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है इसे ही हम कहते हैं ललितपुर। और यहीं पर यूरेनियम का भंडारण क्षेत्र है, भंडार क्षेत्र है। तो इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ललितपुर। ललितपुर जो है आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो ललितपुर जो है जो 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है ललितपुर है। तो ललितपुर ही इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मोस्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस जिले में हुआ है, आगरा में, मथुरा में, बाराबंकी में या लखनऊ में। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर हैं, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा मेले, फेयर्स कहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा जो फेयर्स हैं वो कहाँ पर हैं। आगरा है, मथुरा है, बाराबंकी है, लखनऊ है, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आगरा लगेगा बेटा। क्या लगेगा, आगरा। अगर मैं कहूँ सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक मेले, तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, आगरा जिले में। आगरा जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो इस तरह से प्रश्न जो है आता है, और सर्वाधिक मेले जो हैं वो कहाँ लगते हैं, आगरा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और आगरा पार करके भरतपुर पहुंचते हैं लोग राजस्थान क्षेत्र में, तो ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है ये, और यहाँ पे मेले जो है बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश विच उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस।
आजादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बनारसी दास थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, चौधरी नारायण सिंह थे या सुचेता कृपलानी थी? आजादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बनारसी दास थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे या चौधरी नारायण सिंह थे या सुचेता कृपलानी थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। आइए हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल का जो विषय है वो हमारे आर्टिकल नंबर अगर मैं कहूँ तो 168, 169 और 171, इसमें राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ही हमारी दो चीज़ें होती हैं। ये हमारे अनुच्छेद हैं जिसमें एक जगह हमारा विधानसभा का प्रावधान होता है और एक जगह हमारा विधान परिषद का प्रावधान होता है। विधान परिषद का प्रावधान होता है इस तरह से, ऐसे ये ऐसे। अब विधानसभा के जो अगर हम कह दें अध्यक्ष हुए हैं, अध्यक्ष वही थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। क्या नाम है? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी इस तरह से रहे हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद के क्रम रहे हैं बच्चों, ऐसे करके अनुच्छेद क्रम रहे हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। आपने टीवी में देखा होगा कि इस तरह का एक होता है, और इस तरह से लोग क्या हैं सीटिंग एरिया में बैठते हैं ऐसे करके। ऐसा ही आपको कुछ विधानसभा का हाउस अंदर से दिखता होगा बच्चों। तो ये जो आपको दिखता है ऐसा होता है विधानसभा का सत्र का हाउस, ऐसा। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसमें क्या है, पहले नंबर पे है। तो फर्स्ट आंसर पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाबू बनारसी दास भैया मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी नारायण सिंह और सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं महिला के तौर पे। ठीक है, अब देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन में और चीजें पूछ लिया गया कि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? इन विच ईयर was Purushottam Das Tandon awarded the Bharat Ratna? 1963, 1962, 1954, 1961। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1961 का करेक्ट आंसर है, 1961। ठीक है, तो क्या हम देख पा रहे हैं कि भारत रत्न की जो उपाधि है, भारत रत्न की जो उपाधि है, उपाधि वो 1961 ईस्वी में पूरी हुई थी या 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। किसे मिली थी ये? पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को ये उपाधि प्राप्त हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन को ये उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और कब प्राप्त हुई थी? 1961 में ये प्राप्त हुई थी। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज सतीश महाना बोर्न? सतीश महाना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ था? आपके ऑप्शन है, गोरखपुर से हुआ था, बनारस से हुआ था, कानपुर से हुआ है या लखनऊ से हुआ है। तो सतीश महाना का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है ये आपको बताना है। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कानपुर। सतीश महाना जी कानपुर क्षेत्र से हैं। क्या है? सतीश महाना जी कानपुर क्षेत्र से हैं, कानपुर क्षेत्र से हैं। ठीक है,
तो कानपुर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सतीश महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर क्षेत्र से हुआ था। ये एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर द हिंदू विश्व हिंदू परिषद इस्टेब्लिश, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? विश्व हिंदू परिषद कब बना? ऑप्शन है 1963 में बना है, 1962 में बना, 1954 में बना है या 1964 में बना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? कब बना है विश्व हिंदू परिषद? 1963, 1962, 1954 या 1964? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1964 है। 1964 है। आइए देखें, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कार्यकाल चल रहा था इस समय, और लगभग यही समय था 27 मई सन 1964 जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, और विश्व हिंदू परिषद का जो गठन है वो इसी वर्ष में हुआ था, 1964। तो 1964 जो है, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं ऑप्शन में कितनी नज़दीकियां रखी गई थी, केवल यही समय अलग था, बाकी बहुत नज़दीकियां रखी गई थी कि 63 था, 62 था, 64 था। तो सही आंसर क्या था? 64 था। तो 64 जो भी बच्चे किए हैं, जिन बच्चों ने 64 आंसर लगाया है, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है वेयर वॉज द वाजिद अली शाह एग्जाइल, वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। ये नवाब वाजिद अली शाह है जिनके नाम पे लखनऊ का प्राणी उद्यान है। तो नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? वेयर वॉज द वाजिद अली शाह वॉज एक्साइल्ड? कराची, मद्रास, लाहौर, कलकत्ता। तो कहाँ पे इन्हें निर्वासित किया गया? कराची मतलब पाकिस्तान, मद्रास माने तमिलनाडु, लाहौर माने पाकिस्तान का क्षेत्र, कलकत्ता माने पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल का रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इन्हें निर्वासित किया गया था। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, जो हमारे इंडिया का मैप है वो कुछ इस तरह से है। ऐसे ऐसे और यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये ऐसे पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है उसका नाम है कोलकाता, और कोलकाता क्षेत्र में नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को निर्वासित किए। ये दिल्ली का क्षेत्र है, और दिल्ली के क्षेत्र, सॉरी माफ कीजिए, लखनऊ का क्षेत्र, लखनऊ से थे ये, और ये रहा है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता का रीजन। तो इस जगहों पर, इस जगह पे इन्हें जो है निर्वासित किया गया, इस जगह उन्हें जो है निर्वासित किया गया। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या है? आपके सामने दिख रहा है कोलकाता। सो कोलकाता इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वॉज द सर्की डायनेस्टी एस्टेब्लिश, सर्की वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्की वंश 1394 है, 1393 है, 1392 है या 1391 है? क्या है करेक्ट आंसर? सर्की वंश की स्थापना पूछा गया है। इन विच ईयर ऑफ द सर्की डायनेस्टी एस्टैब्लिश? तो सर्की डायनेस्टी 1394 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1394 में। देखो इसको जानने का एक आसान तरीका है, जब आप लोगों को समझाया जाता है दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा समय काल था वो 1206 से लेके और 1526 तक का समय था।
दिल्ली सल्तनत में ही समय आ जाता है तुगलक वंश का, और तुगलक वंश के का जो पूरा समय है वो है 1320 से लेके 1414 तक का समय। अब तुगलक वंश में अगर मैं कहूँ तो जो एक व्यक्ति हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनका समय है 1389 से लेके 1414 तक का। अब इन्हीं के समय में 1394 में ही शर्की वंश का उदय हुआ। आप इस तरह से चीज़ों को अंकित कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये रहा है, ऐसे रहा कुछ समय। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो चरण है, ये जो स्टेप है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ ऐसा स्टेप है जो आप देख पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1394। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? In which district of Uttar Pradesh is अटाला मस्जिद located? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रामपुर, कानपुर, जौनपुर। देखिए कितना अच्छा लगा, रामपुर, कानपुर, जौनपुर और लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है जौनपुर सिटी। क्या है सही आंसर? है जौनपुर। तो इसका जौनपुर सिटी है। आइए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं जौनपुर के बारे में हम सभी। आप लोगों ने मित्रों अभी जैसे मैंने बताया तुगलक वंश, तो आप लोगों ने तुगलक वंश का नाम सुना ही है। और तुगलक वंश में अगर मैं कहूँ, एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उनका? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जो समय है वो 1351 से लेके और 1388 तक का समय है। ये समय है फिरोज शाह तुगलक का। अब फिरोज शाह तुगलक ने ही जूना खान, अपने बड़े भाई जूना खान की याद में जौनपुर शहर बसाया था तथा अटाला मस्जिद शाही किला तथा शाही पुल का निर्माण भी करवाया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अटाला मस्जिद मिल रहा है। तो ये जो है जौनपुर सिटी जो है बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे जौनपुर सिटी कह रहे हैं या बताया किया है, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द बोथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में कौन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विरोध में किसी प्रकार का किया गया हिंसा हो। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट के लिए है। डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट, डिस्प्यूट ऑफ स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य में विवाद हो या राज्यों के मध्य विवाद हो, तो यह किस में आता है यह विषय, उसको आपको बताना है मित्रों। तो इसका है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो आप उसको हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह फाइल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर 32/226, 32 तब लगता है जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइल कर रहे हों, और 226 तब लगता है जब आप हाई कोर्ट में कोई फाइल कर रहे हों। और ये किसके लिए होता है? ये होता है रिट के लिए,
या किसी विवाद की पिटीशन के लिए, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं ऐसे में। या कभी किसी केस के रिगार्डिंग अगर कहा जाए कि केस में आप हाई कोर्ट का डायरेक्शन लाइए, हाई कोर्ट का डायरेक्शन लाइए, तो अगर हाई कोर्ट का डायरेक्शन मिलता है कोर्ट में, तो सीधी सी बात है वो जो केस है वो एज अ फास्ट ट्रैक सिस्टम में कन्वर्ट होकर स्पीड से कार्रवाई करने के लिए लायबल हो जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट केस। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट केस सिस्टम में आ जाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगला है लैंड ऑफ द गोल्डन pagodas is a popular nickname of which of the following countries? गोल्डन पगोडा की भूमि, गोल्डन पगोडा की भूमि निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? थाईलैंड है, भूटान है, म्यांमार है, साउथ अफ्रीका है। सो इसका करेक्ट नाम है म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन पगोडा की भूमि भी कहा जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर है? म्यांमार। इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन पगोडा, पगोडा, ठीक है, गोडाज लैंड, गोल्डन पगोडा लैंड्स कहा जाता है इसको। तो ये हो जाता है म्यांमार। सो म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। आई होप बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लॉज? निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लॉज मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, LVS आई लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मीन्स मुंबई, CCS चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लखनऊ। कहाँ पर है ये करेक्ट? तो लॉजिंग रीड का जो सर्विस मिला है वो LBSI मिला है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट BSB बनारस लोकेशन पे है, बाबतपुर के पास पड़ता है ये, जहाँ पे पहला रीडिंग लॉज सर्विस भी जो है मिला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य है? झूमर है, मोहिनी अट्टम है, कथकली, मणिपुरी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि कथकली, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम ये जो हैं क्लासिकल हैं, शास्त्रीय संगीत हैं, जबकि झूमर जो है वो एक क्या है, लोक नृत्य है। झूमर क्या है, एक लोक नृत्य है। तो सिंपल है, ये लोक नृत्य है और बाकी सब क्या है, क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल है और सभी क्या है, लोक नृत्य है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। शॉर्ट है एकदम, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आप सभी को। सो आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और ये आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और आप अच्छे से समझे इसको। Who among the following is the first woman finance minister of India? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, निर्मला सीतारमन जी, सुषमा स्वराज जी या इंदिरा गांधी जी। तो भारत की पहली जो महिला वित्त मंत्री रही हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है। विजय लक्ष्मी पंडित को बताना है, निर्मला सीतारमन जी को बताना है, सुषमा स्वराज जी को बताना है या इंदिरा गांधी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंदिरा गांधी हैं। मित्रों जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंदिरा गांधी हैं। आइए अब मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में आई है, जब भी सेंट्रल में आई है तो तीन ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कांग्रेस के मेन लीडर रहे हैं और एक ही फैमिली के रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक, नंबर दो स्वर्गीय लेट श्री राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी, और फिर मैं कहूँ
लेट श्री इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ये 3 ऐसी पर्सनालिटीज रही हैं कि जब ये प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे तो ये पीएम के साथ साथ एफएम भी रहे हैं, माने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर का भी पद इन लोगों ने संभाला है। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो एक कॉमन बात है इनमें कि पीएम के साथ साथ ये एफएम माने फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंदिरा गांधी है, और इंदिरा गांधी ही क्या इसका करेक्ट आंसर है, इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।